कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ इंसानों का नामो निशान मिट चुका होता है। हर तरफ सिर्फ खूंखार ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं, लेकिन ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं थे। ये इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते थे कि भागती हुई गाड़ियों तक को पकड़ लेते थे। कुछ ज़ॉम्बी इंसानों की तरह सोच सकते थे, जबकि कुछ कई किलोमीटर दूर से इंसानों की गंध सूंघकर उनका पता लगा लेते थे। इसी डरावनी दुनिया में अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे होते हैं। फिर हमें एक छोटे लड़के की जिंदगी दिखाई जाती है, जो अपने कमरे में आराम से टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल गायब हो जाता है और उसकी जगह एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आने लगता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी इंसान इस वायरस से संक्रमित हो रहा है वो कुछ ही मिनटों में खूनी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। टीवी पर बार बार लोगों को चेतावनी दी जा रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। दोनों बच्चे अपनी माँ के कमरे में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उनकी माँ बुरी तरह घबराई हुई होती है। वो बिना समय गंवाए अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं तभी अचानक एक खूंखार ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। छोटी लड़की एबिगेल डर के मारे तुरंत कार के नीचे छिप जाती है। वहीं से वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती रहती है। खुशकिस्मती से ज़ॉम्बी उसे देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। कुछ ही सेकंड बाद एबिगेल देखती है कि उसकी माँ भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही है। उसकी आंखें बदल चुकी थीं और अब वो अपनी ही बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। एबिगेल डर के मारे पीछे हटने लगती है। तभी अचानक एक आदमी वहाँ पहुँचता है और बिना देर किए उसकी माँ को मार देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि एबिगेल का छोटा भाई भी अब इंसान नहीं रहा और अगले ही पल गोली चलने की आवाज पूरे माहौल को सन्न कर देती है। इसके बाद कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है। ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म कर दिया था। जो शहर कभी रोशनी और लोगों की आवाजों से भरे रहते थे, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और तबाही बची थी। ज्यादातर इंसान या तो मारे जा चुके थे या फिर खूंखार ज़ॉम्बी बनकर जंगलों और शहरों में भटक रहे थे। इसी उजड़ी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 लोग जिंदा दिखाई देते हैं। उनमें से एक है एबिगेल, वही छोटी लड़की जिसकी जान सालों पहले एक अनजान आदमी ने बचाई थी। अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। जिस आदमी ने उसे बचाया था उसका नाम जैक था। पिछले 10 सालों से एबिगेल उसी के साथ जंगलों में रह रही थी। जैक ने उसे सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि ज़ॉम्बी से लड़ना भी सिखा दिया था। लेकिन इतने साल अकेले जंगलों में रहने की वजह से वो अंदर से टूटने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ इंसान अभी भी जिंदा होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जैक का इंसानों पर से भरोसा खत्म हो चुका था। उसे लगता था कि इस दुनिया में ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। एक रात दोनों जंगल में कैंप लगाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक किसी अजीब आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से उठता है और हाथ में बंदूक लेकर कैंप के बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखने लगता है अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। जैक बिना घबराए तुरंत गोली चलाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। इतने सालों तक ज़ॉम्बी का शिकार करते करते उसे अच्छी तरह पता चल चुका था कि ये कभी अकेले नहीं घूमते। अगर एक ज़ॉम्बी दिख जाए तो मतलब आसपास पूरा झुंड मौजूद होता है। यही सोचकर जैक तुरंत एबिगेल को जगाता है और वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। दोनों तेजी से अपने घोड़ों पर बैठकर जंगल से निकलने लगते हैं। दोनों जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें दूर एक जीप दिखाई देती है जो ज़ॉम्बियों से घिरी हुई थी। वहां एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ रहा होता है। इस उजड़ी हुई दुनिया में जिंदा इंसान मिलना बेहद मुश्किल था, इसीलिए जैक समझ जाता है कि अगर वो आदमी बच सकता है तो उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैक के दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है। वो एबिगेल की ट्रेनिंग का आखिरी टेस्ट लेना चाहता था। इतने सालों से उसने उसे निशाना लगाना और ज़ॉम्बियों से लड़ना सिखाया था, इसलिए वो एबिगेल से कहता है कि अब वक्त आ गया है ये साबित करने का कि वो पूरी तरह तैयार है। एबिगेल दूर खड़े ज़ॉम्बी पर बंदूक तानती है, लेकिन दबाव और डर की वजह से वो जल्दबाजी कर बैठती है। जैसे ही वो गोली चलाती है गोली ज़ॉम्बी को तो लगती है, लेकिन उसी के साथ उस बेचारे इंसान को भी जा लगती है। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर जैक का चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती ने एक इंसान की जान ले ली थी। दोनों तुरंत उस घायल आदमी के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि अब उसे बचाना नामुमकिन था। जैक समझ जाता है कि अगर उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है तो मरने के बाद वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो बिना देर किए उसे गोली मार देता है ताकि आगे चलकर वो उनके लिए खतरा न बने। इसके बाद दोनों उस आदमी की जीप से जरूरी सामान निकालने लगते हैं। खाने पीने का सामान, हथियार और बाकी चीजें इस दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती थी। तभी जैक की नजर उस मरे हुए आदमी के मजबूत जूतों पर पड़ती है। वो अपने
पुराने फटे हुए जूते उतारकर उन्हें पहन लेता है। लेकिन जैसे ही जैक वो जूते पहनता है, अचानक आसपास कई गाड़ियों की आवाज गूंजने लगती है। अगले ही पल हथियारों से लैस कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही उन हथियारबंद लोगों की नजर अपने साथी के जूतों पर पड़ती है, उन्हें शक हो जाता है कि जैक और एबिगेल ने सामान लूटने के लिए उनके आदमी को मार दिया है। कुछ लोग तुरंत बंदूकें तान लेते हैं और बिना कुछ सुने इन दोनों को मारने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रुप में मौजूद एक प्रेग्नेंट महिला बीच में आकर अपने साथियों को रोक देती है। वो कहती है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है। उसी समय जैक का काला घोड़ा बेचैन होकर जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि कोई बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले ही पल जंगल के अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जमीन तक कांपने लगती है और फिर अचानक सैकड़ों ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से उन पर टूट पड़ते हैं। वो इतने तेज भाग रहे होते हैं कि किसी को संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिलता। मजबूर होकर सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद वो ज़ॉम्बी को रोक लेंगे, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक लोग उनके हाथों मारे जाने लगते हैं। कुछ को वहीं जिंदा नोच लिया जाता है, जबकि कुछ भागने की कोशिश में घिर जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा ग्रुप लगभग खत्म हो जाता है और वहाँ सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बचते हैं। अब सबको समझ आ चुका था कि वहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है, इसलिए एबिगेल तुरंत उस प्रेग्नेंट महिला को गाड़ी में बैठाती है। उसका हस्बैंड पहले से अंदर मौजूद होता है। जैक तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है और चारों वहाँ से जान बचाकर निकल जाते हैं। पीछे पूरा जंगल चीखों और गोलियों की आवाजों से गूंज रहा होता है। उनके पूरे ग्रुप में अब सिर्फ यही 4 लोग जिंदा बचे थे। रास्ते में जैक पीछे बैठी महिला से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और इस वीरान इलाके में क्या कर रहे थे। जैक के सवाल पूछने पर वो लोग बताते हैं कि वो सब एक खास जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम शिप टाउन था। कहा जाता था कि वहाँ अब भी इंसान सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। वहाँ खाने पीने का सामान, रहने की जगह और जिंदगी की जरूरी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसी बहस के बीच अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। सुनसान सड़क के बीच फंसे होने की वजह से सबकी टेंशन बढ़ जाती है। मजबूरी में चारों पैदल सफर शुरू कर देते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक वीरान सोसाइटी दिखाई देती है। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें अब भी खड़ी थीं, लेकिन पूरा इलाका डरावने सन्नाटे में डूबा हुआ था। अंदर जाने से पहले जैक पूरे इलाके की अच्छी तरह जांच करता है। वो हर कोना देखकर ये पक्का करना चाहता था कि कहीं कोई ज़ॉम्बी छिपा ना हो। जब काफी देर तक उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आता, तो वो लोग फैसला करते हैं कि रात यहीं बिताई जाएगी। इसके बाद सब लोग आग जलाकर खाना बनाने लगते हैं। काफी समय बाद शायद पहली बार उन्हें कुछ देर के लिए सुकून महसूस हो रहा था। रात के समय एबिगेल उस प्रेग्नेंट महिला के पास बैठ जाती है। वो शिप टाउन के बारे में जानने के लिए बेहद उत्साहित थी। महिला उसे बताती है कि उनका पहले से वहाँ रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर संपर्क हो चुका है। वहाँ सच में इंसान रह रहे हैं और वो लोग नए सर्वाइवर्स को अपने साथ शामिल भी कर रहे हैं। ये सुनकर एबिगेल के दिल में उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जैक अब भी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। रात होते ही वो पूरी बिल्डिंग के बाहर अलग अलग जगहों पर जाल और अलार्म लगा देता है, ताकि अगर कोई खतरा पास आए तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। इसके बाद वो अंदर आकर एक पुराना मैप निकालता है और सबको अपना प्लान समझाता है। जैक कहता है कि वो सिर्फ कुछ दूर तक मेगन और डेविड के साथ जाएगा। उसके बाद वो और एबिगेल अलग रास्ता पकड़ लेंगे। ये सुनते ही एबिगेल का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत जैक के पास जाकर उससे बहस करने लगती है। उसका कहना था कि डेविड अकेले अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इतनी खतरनाक दुनिया में सुरक्षित नहीं ले जा पाएगा, लेकिन जैक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही काले चेहरे वाला खतरनाक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की गंध सूंघते सूंघते उस वीरान सोसाइटी तक पहुंच चुका है। वो अपने बाकी साथियों के साथ चुपचाप आसपास घूम रहा होता है और सही मौके का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह एबिगेल बिल्डिंग की छत पर बैठी अपने बचपन की पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। तभी अचानक नीचे पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ज़ॉम्बी अंदर घुस चुके हैं। वो सबको चेतावनी देने के लिए तेजी से नीचे भागती है, लेकिन सीढ़ियों के बीच अचानक एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। एबिगेल खुद को बचाते हुए ऊपर की तरफ भागती है और सही मौके पर उस ज़ॉम्बी को जोर से धक्का दे देती है। ज़ॉम्बी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड के साथ उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है, अचानक जैक के लगाए हुए जाल एक्टिव हो जाते हैं। जोरदार धमाके होने लगते हैं और कई ज़ॉम्बी वहीं टुकड़ों में उड़ जाते हैं। धमाकों की आवाज सुनते ही जैक समझ जाता है कि ज़ॉम्बी अब भी उनका पीछा कर रहे हैं और वो उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां वो पिछली रात रुके थे। रास्ते में अचानक एबिगेल को अपने पिता की याद आती है। वो जैक को बताती है कि कुछ दूरी पर एक छोटा एयरपोर्ट है जहां उसके पिता काम किया करते थे। हो सकता है वहां कोई
छोटा हवाई जहाज अब भी मौजूद हो। अगर उन्हें प्लेन मिल गया तो वो आसानी से शिप टाउन पहुंच सकते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी उम्मीद लगभग टूट जाती है, क्योंकि पूरा रनवे खाली पड़ा था। चारों तरफ वीरानी और जंग लगे पड़े सामान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जैक एबिगेल की तरफ देखकर कहता है कि उसने पहले ही कहा था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी वो लोग एयरपोर्ट के एक छोटे से गैराज तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर एक छोटा एयरप्लेन खड़ा दिखाई देता है, मगर दिक्कत ये थी कि वो प्लेन बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। डेविड प्लेन को चेक करता है और बताता है कि अगर थोड़ा समय मिले तो वो इसे ठीक कर सकता है। उसके मुताबिक 10 से 15 मिनट काफी होंगे। इसके बाद डेविड प्लेन ठीक करने में लग जाता है, जबकि बाकी लोग आसपास नजर रखते हैं। तभी अचानक दूरबीन से देखने पर उन्हें दूर से भागता हुआ ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड दिखाई देता है। वो ज़ॉम्बी तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकते थे। सब लोग घबराकर तुरंत प्लेन की तरफ दौड़ते हैं और डेविड से कहते हैं कि जल्दी से इसे स्टार्ट करो, वरना वो सब मारे जाएंगे। उसी दौरान एबिगेल पायलट सीट पर बैठ जाती है। उसके पिता पायलट थे, इसलिए बचपन में उसने उनसे प्लेन कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत बातें सीखी थी। वो घबराते हुए सामने रखी किताबें पढ़ने लगती हैं और प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बी अब रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो प्लेन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। उनमें से एक खूंखार ज़ॉम्बी तो सीधे एयरप्लेन के दरवाजे तक पहुंच जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। जैक तेजी से गोली चलाता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसी दौरान एबिगेल भी आखिरकार प्लेन के कंट्रोल समझ जाती है और किसी तरह एयरप्लेन को टेक ऑफ कर देती है। जैसे ही प्लेन हवा में उड़ता है, सबके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगती है। इतने सालों बाद शायद पहली बार उन्हें लगता है कि वो मौत से बच निकले हैं। एबिगेल तो खासकर बेहद खुश थी, क्योंकि अब शिप टाउन पहुंचना पहले से आसान लग रहा था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ ही देर बाद अचानक इंजन से अजीब आवाजें आने लगती हैं। फिर उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जोरदार धमाके के साथ नीचे जंगल के बीच एक बड़े पेड़ की तरफ क्रैश लैंडिंग कर देता है। टक्कर बहुत जोरदार होती है, सबको चोटें आती हैं, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच जाती है। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि प्लेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब वो दोबारा उड़ने लायक नहीं था। इसका मतलब साफ था कि उन्हें फिर से पैदल सफर करना पड़ेगा। थके हुए और घायल होने के बावजूद वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक सुनसान रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। रात हो चुकी होती है, इसलिए वो लोग पहले पूरे स्टेशन की जांच करते हैं। जब काफी देर तक उन्हें कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आता तो वो फैसला करते हैं कि रात यहीं बिताई जाएगी। इसके बाद वो लोग मैप देखकर अपनी लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शिप टाउन अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी दौरान मेगन धीरे से जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर जैक उनकी मदद न करता तो वो लोग कभी यहाँ तक जिंदा नहीं पहुँच पाते। मेगन की बातें सुनकर पहली बार जैक के चेहरे पर हल्की नरमी दिखाई देती है। फिर जैक उसे अपनी पुरानी कहानी बताता है। वो कहता है कि जब 10 साल पहले ये वायरस फैला था, तब सबसे पहले उसे अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसी पर हमला करने वाली थी। उस दिन के बाद से जैक अंदर से पूरी तरह बदल गया। अब जैक के लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ एबिगेल थी। वो मेगन से कहता है कि इतने सालों में अगर किसी ने उसे इंसान बनाए रखा है तो वो एबिगेल है, इसलिए वो हर हाल में उसे जिंदा रखना चाहता है। फिर जैक पहली बार अपना फैसला बदलता है और मेगन से कहता है कि अब वो उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा, वो खुद उन्हें सुरक्षित शिप टाउन तक पहुंचाएगा। ये सुनकर मेगन के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ डेविड अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो अकेले में अपनी बंदूक सिर पर रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है। दरअसल लड़ाई के दौरान उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। हालांकि जख्म छोटा था, इसीलिए वायरस धीरे धीरे असर कर रहा था। अभी तक वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था, मगर उसे पता था कि ये सिर्फ वक्त की बात है। अगली सुबह चारों फिर से सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें अजीब लगने लगती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और चलते समय वो बार बार लड़खड़ा रहा था। जैक को शक हो जाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है, इसलिए वो डेविड को बहाने से बाकी लोगों से दूर एक खाली जगह पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जैक उसकी पैंट ऊपर करता है और उसके पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखकर सब समझ जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि डेविड ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहने वाला। जैक ठंडी आवाज में उससे पूछता है कि वो कैसे मरना पसंद करेगा, खुद अपनी जान लेकर या फिर जैक के हाथों। डेविड शांत रहते हुए कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर हालात बिगड़े तो वो खुद को मार देगा। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पत्नी को खोने का दर्द दिखाई दे रहा था। जैक कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर उसे छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है। तभी दूर उन्हें एक अकेला घर दिखाई